आदि को यानी भवन निर्माण में काम में लिया जाता है। लेकिन जो पक्की जो बस्तियां होती हैं उन पक्की बस्तियों में सीमेंट है, इसके अलावा कंक्रीट है, रोड़ी है, ग्रेवल है आदि को उसमें शामिल किया जाता है और उसके द्वारा भवन निर्माण को यानी क्रियान्वित रूप दिया जाता है। जब भवन निर्माण कार्य को क्रियान्वित रूप दिया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि मानव ने वहाँ पर किस प्रकार की बस्तियों का निर्माण किया। क्या मानव की एकाकी बस्तियाँ हैं, क्या मानव की सहत बस्तियाँ हैं, क्या मानव की प्रकीर्ण बस्तियाँ हैं, क्या मानव की सहत के साथ साथ गुच्छित बस्तियाँ हैं, अर्थात वहाँ पर कौन सी बस्ती का प्रकार है। तो जो हमारे पास में जो बस्ती का प्रकार आता है उसमें बस्ती के प्रकार की आपसे बात करूं तो हमारे बस्ती का प्रकार का जो निर्धारण होता है वह होता है उस स्थान विशेष के, जो वहाँ का स्थान विशेष होता है उस स्थान विशेष के यानी स्थलाकृतिक संरचना के अनुसार और उस लोकेलिटी में उपलब्ध होने वाली मानव की सुविधाओं के अनुसार, फैसिलिटीज के अनुसार कि जिस स्थान विशेष पर मानव अपने बस्ती का निर्माण करना चाहता है वहाँ पर क्या उसके लिए भवन बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल उपलब्ध है, क्या भवन निर्माण सामग्री उपलब्ध है, क्या जिस स्थान पर मानव रहना चाहता है क्या वह स्थिति क्या मानव के लिए सही है, क्या वहाँ मानव को सुरक्षा मिल जाएगी, क्या मानव वहाँ पर पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा, मानव को किसी प्रकार की कोई क्षति होने की कोई डर नहीं रहेगा, कोई संभावना नहीं रहेगी। इसके अलावा मानव जिस स्थान पर अपने बस्ती का निर्माण कर रहा है वहाँ की सोसाइटी कैसी है, क्या मानव उस सोसाइटी में अपने आप को अनुकूलित एडजस्टमेंट कर पाएगा, मानव जिस स्थान विशेष पर रहता है उसका ट्रांसपोर्टेशन का लेवल कैसा है, क्या उसके पास में परिवहन का जो साधन है उस परिवहन के कौन से साधन के प्रकार उसको उपलब्ध होंगे जिससे कि वो अपने वर्क पैलेस पर समय पर पहुंच सके। वो वर्क पैलेस पर समय पर पहुंचने के लिए वह परिवहन के साधनों का सहारा लेगा। तो परिवहन के हमें विधाओं की परिवहन के साधनों की विधाओं की बात करें तो या वो स्थल परिवहन के साधनों का ही सहारा लेगा। तो स्थल परिवहन के साधनों की हम बात करें तो स्थल परिवहन के साधन दो प्रकार के होते हैं। यदि एक होता है सड़क परिवहन, एक होता है रेल परिवहन, यानी उसको जो सुविधाजनक होगा अर्थात जो उसको सुविधा मिलेगी उसी परिवहन के साधनों के द्वारा वह मानव अपने घर से अपने वर्क प्लेस पर पहुंचेगा और वहां दिन भर अपने कार्य को संपादित करके वापस उसी परिवहन के साधन से जो भी उसको वहां पर सुविधा होगी उसके माध्यम से वापस अपने बस्ती अपने घर की ओर लौट आएगा। अर्थात उनको भी यानी विडाल्डी लाप्लास मोने ने सांस्कृतिक तत्वों में शामिल करते हुए मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में शामिल किया है। अगला आता है सभ्यताओं का विकास। सभ्यताओं के विकास के साथ सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत सभ्यताओं का विकास के साथ सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत शामिल करना, अर्थात जो सभ्यताओं का सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट होता है, जो इनका कालक्रम है, विकास का जो इनका कालक्रम है, यदि मैं उस विकास के कालक्रम की बात करूं, उस विकास के कालक्रम को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो हम आगे बढ़ाने के साथ साथ बात करते हैं तो यानी सभ्यता को हमने संस्कृति के सांस्कृतिक वातावरण के साथ जोड़ा। क्या जिस स्थान विशेष पर वो सभ्यता लोकेटेड है, स्थित है, जिसको उत्खनन किया गया है, वहाँ पर उत्खनित किया गया है, क्या वहाँ का सांस्कृतिक, वहाँ का कल्चरल वातावरण कैसा है, क्या उस सभ्यता के आसपास में किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य संपादित हो सकता है जिससे मानव बस्ती का निर्माण हो जाए, कोई इंडस्ट्रियल जोन का विकास हो जाए। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि उस सभ्यता के विकास ने सांस्कृतिक जो हमारा वातावरण है उसमें किस प्रकार से योगदान दिया, क्या उस सभ्यता के कारण से वहाँ पर सांस्कृतिक वातावरण तैयार हुआ है, क्या उसी के कारण से वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो दशाएं हैं वो दशाएं उपलब्ध हुई हैं, उन्हीं दशाओं के कारण से इस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्था उत्पन्न हुई है, जिन व्यवस्थाओं के कारण से वहाँ पर मानव के द्वारा निर्मित यानी जो कल्चरल लैंडस्केप है उस कल्चरल लैंडस्केप का क्या हुआ है, उस कल्चरल लैंडस्केप का वहाँ पर यानी सांस्कृतिक भूदृश्य का विकास हुआ है। तो इन तथ्यों को हम किस में शामिल करते हैं, ब्लास महोदय के अनुसार इन तथ्यों को हम शामिल करते हैं किसमें, यानी मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में। और ब्लास महोदय का जो अंतिम जो हमारे पास में जो विशेष क्षेत्र का जो कारक आता है उस कारक की यदि हम बात करें
तो वह कारक हमारे पास में आता है, थर्ड नंबर का कारक है, इसकी हम आपसे बात कर रहे हैं, वह हमारे पास में आता है क्या? परिवहन। हमारे पास में कौन सा कारक आता है? वह ब्लास मोदे का आता है, परिवहन। यानी परिवहन के कारक को ब्लास मोदे ने किस प्रकार से जोड़ा है? मानव स्वयं को क्या? मानव स्वयं को वह उपयोगी, मानव स्वयं को वह उपयोगी, उपयोगी कौन सी? यूटिलिटी वाले कौन सी? उपयोगी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, यानी उन उपयोगी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले परिवहन के विभिन्न परिवहन के विभिन्न साधनों को ब्लास ने यानी ले जाने वाले जो साधन हैं, जो विधाएं हैं, उन साधनों को किन्होंने? जो ब्लास महोदय हैं, मानव भूगोल के ने मानव भूगोल के तथ्यों के अंतर्गत शामिल किया है। क्या किया है? शामिल किया है। देखिए, पहला जो हमारे पास में परिवहन का जो फैक्ट आता है, ब्लास मोदे ने जो भूगोल के विशेष क्षेत्र में शामिल किया है, मैं आपसे उसकी बात करना चाह रहा हूँ। आप इस फैक्ट को देखिए। यह फैक्ट हमारे पास में आता है क्या? कि मानव स्वयं व उपयोगी वस्तुओं को एक स्थान से, कौन से स्थान से? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले परिवहन के विभिन्न साधनों को, यानी एक तो स्वयं मानव को, एक उसमें मानव भी शामिल है, स्वयं मानव को, इसके अलावा मानव की उपयोगी वस्तुओं को। उपयोगी वस्तु में प्राथमिक और गौण वस्तु है मानव की, यानी जो जिसके द्वारा मानव की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, मैं उन वस्तुओं की बात कर रहा हूँ। उपयोगी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले परिवहन के विभिन्न साधनों, परिवहन के कौन से साधन है? परिवहन के विभिन्न साधनों को, यानी परिवहन के विभिन्न साधनों को ब्लास ने मानव भूगोल के तथ्यों के अंतर्गत शामिल किया है। तथ्यों का मतलब मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया है। इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया में? लाने ले जाने की प्रक्रिया में, वस्तु को और मानव को लाने ले जाने की प्रक्रिया में। इस प्रक्रिया में मानव स्वयं एवं
स्वयं मानव व पशु। एक तो स्वयं मानव आ गया और मानव के साथ साथ कौन आ गया? पशु, जिनका उपयोग, पशु जिनका उपयोग परिवहन में किया जाता है, जिनका उपयोग परिवहन में किया जाता है। ठीक है ना, जिनका उपयोग किस में किया जाता है? जिनका उपयोग परिवहन में। इस मानव स्वयं व उपयोगी, मानव स्वयं व उपयोगी वस्तुओं, मानव स्वयं व उपयोगी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने के परिवहन के विभिन्न साधनों को ब्लास ने भूगोल के तथ्यों के अंतर्गत शामिल किया है। तथ्य इस प्रक्रिया में कौन सी में? मानव स्वयं को और वस्तु को लाने की ले जाने की प्रक्रिया, अर्थात इस प्रक्रिया में स्वयं मानव व पशु जिनका उपयोग परिवहन में किया जाता है। एक तो मानव, जैसे मैं बात करूं आपसे उदाहरण देऊं कि जैसे कुली का काम करने वाले मानव, बोझा ढोने वाले मानव जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य करते हैं, तो भी वो भी तो एक परिवहन की विधा ही तो है। वो भी तो जो जिन लोगों को सामान अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाना होता है, किसी टैक्सी के माध्यम से, किसी परिवहन के विधा के माध्यम से, यानी जो व्यक्ति यानी उन परिवहन के साधनों का संचालन कर रहे हैं, जिसमें मानव स्वयं भी आ गया और उस स्वयं मानव के साथ साथ पशु, यानी पशुओं का जो प्रयोग बोझा ढोने में किया जाता, विशेषकर पशुओं का प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों में, हिल स्टेशनों में किया जाता है, जहां पर विभिन्न प्रकार की सड़कों का और रेल परिवहन का जाल नहीं बिछाया जा सकता है, क्योंकि परिवहन के लिए वह स्थान प्रतिकूल होते हैं। तो परिवहन के साधनों में हम किसको शामिल करते हैं? एक तो हम शामिल करते हैं किसको? यानी स्वयं मानव को, और मानव के साथ साथ हम पशुओं को शामिल करते हैं। फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल डी लाप्लास महोदय के अनुसार मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में जिन तथ्यों को शामिल किया गया है, उन्होंने 3 प्रकार के तथ्य बताए। एक पॉपुलेशन बताया है, दूसरा कल्चरल फैक्टर बताया है, और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन बताया, यानी ट्रांसपोर्ट को बताया है। तो उन्होंने जनसंख्या, सांस्कृतिक कारक और परिवहन के जो कारक हैं, उन कारकों के अंतर्गत यानी ये कहा है कि इन सब को हम किस में शामिल कर सकते हैं? इन सब को हम शामिल कर सकते हैं किसमें? मानव भूगोल के किसमें? हम विशेष क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। इन सब को हम मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं, अर्थात इनको हम आधार बनाते हुए मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र की जो विशेष सामग्री है, उस विशेष सामग्री को हम क्या कर सकते हैं? उस विशेष सामग्री को हम तैयार कर सकते हैं। जब उस विशेष सामग्री को वह तैयार कर सकता है, और कौन सा पक्ष है? वह पक्ष मानव से जुड़ा हुआ पक्ष है। जब वह पक्ष मानव से जुड़ा हुआ पक्ष है, जिस पक्ष की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, तो मैं उसी पक्ष की आपसे बात कर रहा हूँ जो किसने सुझाया था? एक फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस के भूगोलवेता थे। उन फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने ऐसा कहा कि यदि आप इन कारकों को भूगोल में शामिल करते हो, तो यह कारक भी भूगोल के कौन से कारकों में शामिल होते हैं? भूगोल के विशेष क्षेत्र संबंधी कारकों में शामिल होते हैं। हमारे पास में जो विशेष क्षेत्र आता है, उस विशेष क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे पास में अगले भूगोलवेता आते हैं, वो आते हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार। यानी एल्सवर्थ जो हंटिंगटन है के अनुसार मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र अगले भूगोलवेता के तौर पर हम पढ़ रहे हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार
मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, यानी किन के अनुसार हम बात करें, किन के अनुसार, एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय के अनुसार, हंटिंगटन महोदय के अनुसार। तो एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय ने जो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में हमारे को जानकारी उपलब्ध करवाई है, उस जानकारी की हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से तत्व थे जिन तत्वों को एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय ने भूगोल के किस में शामिल किया, भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में वह शामिल करना चाह रहे हैं, यानी भूगोल के विषय क्षेत्र में उन्होंने शामिल किया है। तो एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय ने भूगोल के विषय क्षेत्र के लिए जो अपने विचार प्रदान किए हैं, यानी जिन विचारों की विचारधारा, यानी भूगोल की इस विषय क्षेत्र की विचारधारा में अपने ओजस्वी विचारों के द्वारा उन्होंने मानव भूगोल का विषय क्षेत्र को तैयार किया है। तो हम उन ओजस्वी विचारों के बारे में एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय के विचारों की हम व्याख्या करते हैं यहाँ पर, कि उन्होंने किस प्रकार के तथ्यों को यहाँ पर मानव भूगोल की विषय सामग्री में क्या किया है, शामिल किया है। देखिए, एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय के अनुसार सुझाया गया मानव भूगोल के एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय के अनुसार सुझाया गया मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का विभाजन चार्ट निम्नानुसार है। सुझाया गया चार्ट, यानी जो हंटिंगटन महोदय ने जो मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र का जो विभाजन किया है, मैं उस विभाजन की आपसे बात करता हूँ। देखिए, एक चार्ट के माध्यम से हम उस विभाजन को आगे यानी फ्रेमिंग देंगे, उसका निर्माण करेंगे। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र सुझाने वाले कौन है हमारे पास में? सुझाने वाले हैं हमारे पास में
सुझाने वाले हैं हटीघटन महोदय। हटीघटन महोदय ने इस चार्ट को सुझाया है, ठीक है, इसका निर्माण किया है। हम हटीघटन महोदय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए आप, एक मानव भूगोल को किसके माध्यम से समझाया है? मानव भूगोल को एक चार्ट के माध्यम से इन्होंने समझाया है। उस चार्ट का जो हम विभाजन कर रहे हैं, हम उस चार्ट का विभाजन कर रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास में जो दशा आती है, वह दशा आती है हमारे पास में कौन सी? भौतिक दशाएं, जिसको हम नंबर 1 पर शामिल कर रहे हैं। जो हमारे पास में पहली दशा आई है, वह दशा है कौन सी? भौतिक दशा, ठीक है। नंबर 2 पर चले तो नंबर 2 पर है नंबर 2 पर है हमारे पास में नंबर 2 वाला है मानवीय क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? ये जो हमारे पास में शामिल है, इसको हम शामिल करते हैं 2 नंबर पर। यह है 2 नंबर पर शामिल हुआ, ठीक है जी। अब हम जो हमारे पास में 1 नंबर है, इस 1 नंबर का हम क्या कर रहे हैं? विभाजन। हम इस 1 नंबर वाले भाग का हम विभाजन करने जा रहे हैं। देखिए आप, 1 नंबर वाले भाग का विभाजन जो हमारे पास में आया, वह विभाजन आता है पृथ्वी। जो हमारे पास में, मैं इसका क्रम डाल रहा हूँ, उस क्रम डाल के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पृथ्वी ग्लोब के रूप में पृथ्वी ग्लोब के रूप में पहला भौतिक दशाओं का जो हमारे पास में जिक्र आ रहा है, वह आ रहा है पृथ्वी ग्लोब के रूप में। किन के आधार पर? एल्सवर्थ हटीघटन के आधार पर। इसी का हमारे पास में जो दूसरा आधार आया, कौन सा आधार आ रहा है? भौतिक दशाओं का जो हमारे पास में दूसरा आधार आया, वह आया भू आकार। यानी इन्हीं भू आकार को आप किसमें शामिल कर सकते हो? आप इन्हीं भू आकार को लैंड फॉर्म में शामिल कर सकते हो। यह हमारे पास में इसका कौन सा विभाजन आ गया? यह हमारे पास में इसका दूसरा विभाजन आ गया। यानी भौतिक जो दशाएं हैं, जो भौतिक दशाएं हैं,
उन भौतिक दशाओं के आधार पर कौन सा आधार है हमारे पास में? इसका हमारे पास में वर्गीकरण का आधार कौन सा है? सेकंड क्रम का जो आधार आ रहा है। तीसरा जो हमारे पास में आधार आया, यानी थर्ड जो हमारे पास में भौतिक दशाओं का जो आधार आता है वो आता है हमारे पास में मृदाए एवं खनिज। तीसरा आधार है मृदाए एवं खनिज। किसके अनुसार है? एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो हमारे पास में चौथा आधार आ रहा है वह आधार आ रहा है क्या? मृदाए और खनिज आ गया ना, तो आगे आ जाएगा हमारे पास में क्या? आगे हमारे पास में आ जाएगा जलवायु। आगे जो हमारे पास में बेस तैयार हुआ वह आधार है हमारे पास में भौतिक दशाओं में जलवायु का। आगे के यदि हम बेस की बात करते हैं, जो आगे हमारे पास में जो अंतिम बेस भौतिक दशाओं का अंतिम बेस आ रहा है वह आ रहा है हमारे पास में क्या? वो है हमारे पास में आ रहा है जलाशय। क्या आ रहा है? जलाशय। तो जलाशय को भी हमने किस में शामिल किया है? जलाशय को भी हमने शामिल किया है कौन सी दशाओं में? हमने भौतिक दशाओं में शामिल किया है। अब आप देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास में क्रम आया भौतिक दशाओं का, वह क्रम आ गया हमारे पास में 1 नंबर का क्रम। ठीक है, इसको हमने शामिल किया 1 नंबर में। ये हमारे पास में 5 क्रम आए किसके? भौतिक दशाओं के। यानी एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय ने ये कहा है कि ये भौतिक दशाएं भी मानव के विशेष क्षेत्र में शामिल होती हैं। इन भौतिक दशाओं को भी हम किस में शामिल कर सकते हैं? मानव के हम विशेष क्षेत्र में इन भौतिक दशाओं को हम क्या कर सकते हैं? हम शामिल कर सकते हैं। अब दूसरी जो हमारे पास में जो दशाएं आती हैं वो कौन सी क्रियाएं आई हमारे पास में? मानवीय क्रियाएं, अर्थात मानव से संबंधित जो क्रियाएं हैं, मानवीय पक्ष से संबंधित जो क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं को हम किस में शामिल कर रहे हैं? उन सभी क्रियाओं को हम शामिल कर रहे हैं किस में? यानी मानवीय पक्ष के अंतर्गत हम शामिल कर रहे हैं। हम थोड़ा सा एक बार यहाँ से क्रम चेंज कर लेते हैं। एक ए है और ये बी है। अब हम क्रम को मानवीय जो ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हैं, अब हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, एक एक को आगे बढ़ाएंगे। भोजन, वस्त्र, शरण, यानी देखिए भोजन, वस्त्र, शरण, औजार और यातायात के साधन,